चलिए स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो इस मॉर्निंग टाइम में हम लोग जो आपको टॉपिक सिखा रहे हैं इसका नाम है CFT। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पूर्णतः। अब जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है CFT। एक्चुअली दे आर नोन एज लिगेंड फील्ड थ्योरी, राइट। ये सभी क्या है? लिगेंड फील्ड थ्योरी हैं। तो CFT के बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। VBT की कुछ लिमिटेशन थी कि वो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, कलर ऑफ द कंपाउंड को नहीं बता पाई थी, कैसे DD ट्रांजिशन हो रहा है ये भी इन्फॉर्म नहीं कर पाई थी, या मैं बोलूँ एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, राइट। तो आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि CFT ने उन लिमिटेशंस को कैसे दूर किया, राइट। तो बहुत ध्यान से आप लोग बोर्ड की तरफ देखें और चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। सर क्या पेपर में कोई CFT के पोस्टुलेट टाइप के आ जाते हैं? बहुत रेयर है, और जो भी आएंगे वो बोर्ड के सामने आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं, राइट। तो बहुत ध्यान से चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। लिखना कुछ भी नहीं है, समझने की कोशिश करना। लगभग 1 घंटे की ये क्लास है और जल्दी जल्दी चीज़ों को मैं कवर करता हूँ। आप लोगों ने प्रीवियस वाला नोट कर लिया? पक्का का नोट कर लिया? वीडियो जो है वो भी अपलोड हो गई है, वो भी देख ली। चलो इधर आ जाओ। अकॉर्डिंग टू CFT there is a pure coulombic force between the central metal ion and the ligands। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जैसे VBT ने बोला था कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड है, उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, दोनों के बीच में कैसा है? कोलम्बिक फोर्स है, यानी कि आयनिक अट्रैक्शन है, राइट। तो यहाँ पर ये पहला स्टेप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अकॉर्डिंग टू CFT ये बातें कही गई। फिर बोला गया कि इन्होंने सेंट्रल मेटल को बोला कि पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है सेंट्रल मेटल, और जो नेगेटिव लिगेंड्स हैं दे आर नोन एज पॉइंट नेगेटिव चार्ज लिगेंड, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो न्यूट्रल लिगेंड हैं यही पॉइंट डाइपोल हैं। ये एक थोड़ा सा आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे कि मानो कल को कोई सवाल आ जाए कि CFT के अकॉर्डिंग न्यूट्रल लिगेंड को किस कैटेगरी में रखा गया था, तो आंसर आना चाहिए पॉइंट डाइपोल की कैटेगरी में, राइट। देखो जो लिगेंड्स एनाइनिक लिगेंड है आप समझ सकते हो नेगेटिवली पॉइंट चार्ज होंगे, जो मेटल है उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, तो आप लोग ये भी समझ पाओगे कि वो पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन जो न्यूट्रल लिगेंड है उसको केवल और केवल क्या मानकर चलना है यहाँ पर? पॉइंट डाइपोल, राइट। अकॉर्डिंग टू CFT व्हेन suitable number of the ligand are arranged around the central metal ion, valence shell d orbital of the metal। ये कह रहे हैं कि टेक्निकली ये बात कहना चाह रहे हैं कि मेटल के अराउंड एक फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड ही ऑक्यूपाई हो सकते हैं, राइट। ये बात तो एक्चुअली VBT की भी थी, है ना। दोनों ने अलग अलग बातें नहीं बताई, सेम ही बात बताई। फिर बोला कि जो मेटल के अराउंड लिगेंड आ रहे हैं उसकी वजह से जो d ऑर्बिटल है मेटल के दे गेट स्प्लिट। कैसा हो जाता है? वो स्प्लिट हो जाता है इन डिफरेंट एनर्जीज। तो पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू CFT व्हेन सुटेबल नंबर ऑफ द लिगेंड आर अरेंज अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन द वैलेंस शेल d ऑर्बिटल ऑफ द मेटल लॉस देयर डीजेनरेसी। प्यारे बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय दैट टर्म डीजेनरेसी? डीजेनरेसी का मतलब होता है इक्वल एनर्जी या इक्वलेंट एनर्जी, राइट। डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है? इक्वल एनर्जी या इक्वलेंट एनर्जी, राइट। एंड स्प्लिटेड टू द सब एनर्जी लेवल। ये कह रहे हैं कि और फिर वही स्प्लिट हो जाते हैं सब एनर्जी लेवल में, राइट। आगे मेरी बात समझ में? चलो आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए कि एक हॉस्टल में 5 बच्चे हैं, एक हॉस्टल में या एक रूम में 5 बच्चे हैं। अब सबकी एनर्जी अपनी अपनी अलग अलग होती है, और बॉयज़ हॉस्टल में चले जाओगे बहुत बुरा हाल है, ठीक है ना। आप अभी कॉलेज में नहीं गए, जब जाओगे तो समझ में आएगा एक एक रूम में कितने बैठे होते हैं और क्या क्या कर रहे होते हैं। मतलब क्या क्या करने का सेंस ये है कि मतलब हमें तो अपने पुराने दिन याद है, तो मतलब 4-5 लड़के बैठे हैं, एक दीवार को देख रहा है तो देख ही रहा है, बहुत देर तक देख रहा है, 15-20 मिनट हो गए, पर क्या बात होगी? मतलब कुछ नहीं, समय खाली था, बस ऐसे ही देख रहे हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी करते हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग एनर्जी होती है, राइट। सुबह नहाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, उनका शाम को नहाना होता था 6 बजे के बाद, क्योंकि निकलना होता था बाहर। अगली बात समझ में? तो प्रॉपर तरीके से आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि एक रूम में 5 बच्चे हैं और सबकी एनर्जी क्या है बेटा? अलग अलग है। अब किसी ने बताया कि सामने वाले हॉस्टल में कोई आई या आया है, अगली बात समझ में, तो पता लग जाए
कि बस कौन आया है, तो सबकी एनर्जी अगले 5 मिनट में क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। सब बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, नहा धो के तैयार हो गए, बिल्कुल ऐसा मानकर चलो कि ये 5 ऑर्बिटल हैं। पहले सबकी एनर्जी अलग अलग थी, और जब सबकी एनर्जी सेम हो जाए, ये पता लग के कि सामने से कोई आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी जनरेटेड ऑर्बिटल। डेफिनेशन क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, हाँ, जब सबकी एनर्जी क्या हो जाए भैया, सेम हो जाए, उन्हीं को क्या बोलेंगे, डी जनरेटेड ऑर्बिटल। अब धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। अब पांचों को लग रहा था, अब एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं कि सामने से कोई देख रहा है ना। अब पब्लिक प्लेटफॉर्म में मैं कैसे बोलूँ, बोल ही देते हैं, सामने से कोई देख रही है, ठीक है। अब ये पांचों की एनर्जी क्या है, अभी सेम है, सबको ऐसा लग रहा है कि हमें ही देख रही है, तो सबकी एनर्जी क्या है, बराबर है। जैसे जैसे आगे चलने लगे तो 3 को तो ये पक्का आभास हो गया कि भाई हमसे ना हो पाए, ये हमें देख ही नहीं रही। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? इनका मोरल डाउन, एनर्जी कम। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो, इसके बाद जो 2 हैं वो अभी भी प्रोसेस में है कि मानो हमें ही देख रही है, पर सच्चाई क्या है? बोल रही है सर वो किसी को नहीं देख रही होगी। सच्चाई ये कम से कम एक को ही देख रही होगी ना। तो अल्टीमेटली होगा क्या, अल्टीमेटली सर इनमें से भी ना एक ही ऊपर जाएगा, लेकिन इतनी ऊपर जाने के बाद पता लगे कि हमें नहीं देख रहे, तो इसकी एनर्जी बहुत कम हो जाती है, हाईली डीमोलराइज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मतलब इतनी कम हो जाती है कि जो पहले हार चुके हैं उनसे भी नीचे। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं है? पर तुम्हारे सिलेबस में ये ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि तुम बच्चे हो अभी, तुम्हें बस इतना पढ़ना है, इससे पहले वाला। इस बात को आप आगे पढ़ेंगे जेड आउट और जेड इन की फॉर्मेशन में, जब आगे कभी हायर केमिस्ट्री पढ़ोगे तो, राइट। वैसे जैसी तुम्हारी स्थिति है, हमें पता है कि ये जीवन में कभी और देखने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन मानो कि अभी है, ठीक है। तो अभी इसके बाद इस वाले ऑर्बिटल को बोलते हैं T2G। जी का मतलब यहाँ जीरेट है, T2G का मतलब यहाँ ये भी बोल सकते हो ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट। ट्रिपलेट बोले तो 3 ऑर्बिटल, राइट। यहाँ इसको बोलते हैं EG बोले तो इसका नाम है एंटीजन ग्रुप। कोई पूछेगा नहीं, लेकिन अपने दिमाग में तो होना चाहिए, राइट। इधर आओ, सुनो। ये जो बेरी सेंटर है, बेरी सेंटर का मतलब होता है जो डी जनरेटेड ऑर्बिटल के एनर्जी के बराबर जो लाइन है, इसको बेरी सेंटर बोलते हैं। इससे ऊपर जाओगे प्लस, इससे नीचे जाओगे क्या लगाते हैं हम लोग, माइनस, राइट। प्यारे बच्चों, जो ये एनर्जी गैप है ना, इस एनर्जी गैप का नाम है डेल। अगर फील्ड ऑक्ट्राहाइडल है तो डेल ओ, और फील्ड अगर टेट्राहाइडल होता तो डेल टी। क्लियर? तो इसका दूसरा नाम है CFSE। डेल का मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, CFSE। इसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट, कोई आपसे पूछ सकता है डिफाइन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो बहुत सीधे से शब्दों में आंसर देना, एनर्जी गैप बिटवीन द 2 लेवल। और ये कौन कौन से 2 लेवल हैं? एक का नाम T2G और दूसरे का नाम क्या है बेटा जी, EG। क्या मेरी बात समझ में आ गई? द एनर्जी गैप बिटवीन द 2 लेवल्स आर नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। अब इसकी पूरी थियोरी है, पूरी कैलकुलेशन, उसको हम लोग आगे सीखने वाले हैं। आई थिंक रिकॉर्ड नहीं हुआ, बहुत बुरा लगेगा अगर ये रिकॉर्ड नहीं हुआ तो। हाँ, चल रहा है। चलो, ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। अब देखो ज़रा ध्यान से, इधर आ जाओ। तो एक तरफ मैंने पढ़ा T2G, एक तरफ मैंने पढ़ा EG, और मैंने ये टर्म आपको सिखाई CFSE। तरीका बहुत सिंपल है कि सबकी एनर्जी पहले क्या थी, अलग अलग थी, लेकिन जैसे ही पता लगा कोई है तो मतलब सबकी एनर्जी क्या होगी, बराबर। लेकिन फिर फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है, और आगे भी फर्दर स्प्लिटिंग होती है जेड आउट जेड इन की फॉर्मेशन में, लेकिन वो आप लोगों को नहीं पढ़ना, आपको केवल इतना ज्ञान पढ़ना। आ जाओ, इधर आ जाओ, सुनो ज़रा, इधर सुनो। मैं यहीं एक चीज़ पढ़ा देता हूँ आपको। यहाँ एक टेट्राहाइडल भी हो सकता है स्पीशीज़, है ना। अगर टेट्राहाइडल होगा ना भाई, कुछ नहीं करना आप लोगों को, आपको बस एक बात सर की याद रखनी है। ऑक्ट्राहाइडल में जो स्प्लिटिंग हुई थी वहाँ T2G नीचे था, और टेट्राहाइडल में कौन नीचे हो जाएगा बेटा, EG, और ये ऊपर क्या आ जाएगा। वैसे कुछ अच्छी किताब इसको लिखती है कि बस T2 लिखो, G लिखो ही मत इसमें, ठीक है ना। तो भावनाओं को समझो, अपन तो लिख देते हैं T2G और EG, राइट। तो ये डेटा समझ में आ गया आप लोगों को। ऐसा बोलते हैं टेट्राहाइडल जो है ना, जीरेट फॉर्मेशन नहीं करते। ये जो एनर्जी गैप है इसका नाम क्या हो जाएगा सनल, बता। डेल टी या डेल ओ, डेल टी। क्या नाम हो जाएगा, डेल टी। बोलो गेम समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चों को? अब बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करो प्यारे बच्चों। मैंने क्या बोला आपसे, मैं ऊपर वाले ऑक्ट्राहाइडल या नीचे वाले टेट्राहाइडल
किसी के भी केस में बात कर सकता हूँ। मैंने बोला अगर किसी की CFSE ज़्यादा है, देख ये एनर्जी गैप पहले इतना था, अब ये बढ़ गया एनर्जी गैप, तो इसका मतलब ये हो जाएगा जब मैं पेयरिंग करा रहा हूँ या इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ, मैंने बोला कि यहाँ किसी का एक इलेक्ट्रॉन है, मान ले ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फिल्ड फर्स्ट सभी जानते हैं, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, दैट विल टोटली डिपेंड अपॉन CFSE। नहीं ये बात समझ में, अगर CFSE की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन हमेशा यहीं आएगा, अगर CFSE की वैल्यू कम है तो ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, ऊपर। ऐसा बोला जाता है कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट होते हैं, कल मैंने एक सीरीज पढ़ाई थी आईब्रो सेजल, नहीं है इनमें से कोई, याद आ रहा है सेजल, याद आ रहा है? तो इस तरीके से इसको क्यों देख रहे हो, मैं तो नहीं देख रहा यार, ऐसे क्यों कह देते हो, आगे बात समझ में, बोलो भाई डेटा समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ पर जैसे जैसे एनर्जी गैप बढ़ेगा वैसे वैसे CFSE की वैल्यू मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर बढ़ रहा होगा, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ पर, पेयरिंग हो जाएगी। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक? लेकिन अगर एनर्जी गैप कम है तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, क्लियर मेरी बात? क्या सिखाया मैंने, एक बार दोबारा रिपीट करूँ। मैंने बोला क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा हो गई मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर है, जैसे Cn है, जैसे EO है, जैसे En है, जैसे CO है, Cn है, इस तरह से जो लीगेंट है स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले वो एनर्जी गैप को बढ़ा देते हैं। एनर्जी गैप को बढ़ा देंगे तो पेयरिंग क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, इजीली पेयरिंग हो जाएगी, या मैं बोलूँ पेयरिंग एनर्जी कम हो जाएगी। राइट, चलो अभी इस बात को हम लोग सिखाते हैं। इसी केस को मैंने टेट्राहाइड्रल ऑक्टाहाइड्रल में पिरोने की कोशिश की। चलो एक बार नोट करो फिर सीखते हैं। चले आगे, और देखो इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होती दोस्त, कितनी भी बड़ी इच्छाएं कर लें वो पूरी नहीं होती, और कितना भी धन कमा लें ख़त्म हो ही जाता है। चलो अब ज़रा बात करते हैं आगे। कोशिश करो अच्छे इंसान बन जाओ, ये सबसे मुश्किल काम है जीवन का। द एनर्जी गैप बिटवीन द स्प्लिटिंग ऑर्बिटल आर नोन एज इज़ नोन CFSE। सभी को पता है ये बात, पक्का? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को कि CFSE की क्या डेफिनेशन है। और एक ना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, इसका मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ द लीगेंड इन ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ CFSE। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अरे कुछ तो बोलो। यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के एनर्जी के ऑर्डर में लिगेंड्स को अरेंज करना। राइट, इधर देखो, इधर देखो भाई, ये मैंने कल की क्लास में आपको कुछ बातें बताई थी, आईब्रो से जल, नहीं है इनमें से कोई। अब ये पूरा ऑर्डर अगर आप दिमाग में याद कर सको तो कर लीजिए भाई। ठीक है, कैसे याद करना है? आयोडीन का सबसे कम होता है, देन ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, ऑक्जिलेट हो गया। अब ऑक्जिलेट को C2O4 को कोई जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोल देगा तो गलत होगा, वीक फील्ड है। लेकिन कुछ केसेस है जहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा। राइट, अब जैसे वाटर है और NCS नेगेटिव है, EDTA है, अमोनिया है, पेरिडिन है, EN है, NO2 है और CN है, CO। मतलब मेरी दृष्टि में जो ये वाले एलिमेंटेशन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड शो करते हैं। अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग फील्ड शो करता है लेकिन किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे। राइट, बाकी दे ऑल आर अरेंज इनटू द ऑर्डर ऑफ देयर CFSE। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? अब इस ऑर्डर को ना एक छुटपुट सा तरीके से लिख लीजिए। EDTA का मतलब होता है इथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट। मैंने बताया था एक हेक्साडेंटेट लिगेंट होता है बेटा, हेक्साडेंटेट लिगेंट जो है उसका एग्जांपल है EDTA, इथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट। जब लिगेंट फील्ड पढ़ेंगे अभी तो इसके बाद इसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे। आओ इधर आओ। अब देखो ये काम की बात शुरू हो रही है बच्चा, है ना। मैं कह रहा हूँ ये आप लोगों से, ये डेटा ही सिलेक्शन कराने वाला डेटा होता है। जिस बच्चे को ये अगर याद रह जाता है एग्जाम में इसके साथ चला जाता है वो CFSE के सवाल को सॉल्व कर देता है। इससे पहले जितनी बातें कही ना वो सब बेसिक थी। अब क्वालिटी ऑफ कंटेंट शुरू हो रहा है, इसलिए मजाक दूर, अब सीधे सीधे पढ़ाई की बातें करते हैं। ध्यान से सुनो। पानी, पानी कहने को तो वीक फील्ड है, और वीक फील्ड है जब वो 3D सीरीज के मेटल के साथ जुड़ा हो। लेकिन अगर वो कोबाल्ट +3 के साथ जुड़ा हुआ है, CO+3 के साथ, तो वो हमेशा किसकी तरह काम करने लगेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह। क्या सीखे? जैसे अमोनिया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करता था, ऐसी वाटर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट में स्ट्रॉन्ग फील्ड है। बाकी सभी के अंदर क्या कैसे बिहेव करेगा,
वीक फील्ड की तरह। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट मैंने बोला ये जो अमोनिया है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट है फॉर ऑल द +3 आयंस ऑफ द 3D सीरीज बट वीक फील्ड फॉर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल एक्सेप्ट CO+2। कोबाल्ट +2 को छोड़कर बाकी जितने भी +2 के मेटल बनेंगे उन सभी में अमोनिया कैसे काम करेगा बेटा जी? वीक फील्ड। लेकिन +3 वाले सभी के अंदर कैसा काम करेगा? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा। बोलो गेम समझ में आ गया? हाँ या ना में जवाब दो। बेसिक बातें थी, समझ में आ गई। तीसरी बात, फॉर 4D एंड 5D सीरीज मेटल ऑल लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर। कितनी सुंदर बात कही है। जैसे जैसे मैं टॉप टू बॉटम जाता हूँ डी सीरीज़ के अंदर, यानी कि 3D 4D 5D, तो 4D और 5D के सीरीज़ के अंदर ये जितने भी लिगेंड है, और लिगेंड देखने की ज़रूरत क्या, आप सीधा समझो जितना भी कॉम्प्लेक्स बनेगा दे ऑल्सो स्ट्रॉन्ग फील्ड करेक्टर, या मैं बोलूँ उनके अंदर पेयरिंग पॉसिबल होगी। क्या गेम समझ में आया आप लोगों को? पक्का ईमानदारी से बताओ क्या ये डेटा समझ में आ गया आप लोगों को? चलो मैं मान लेता हूँ कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। ये जो मैंने लास्ट वाले 3 पॉइंट लिखवाए ना बेटा, यही आपको सिलेक्शन के पास कर देंगे, ठीक है? यही आपको सिलेक्शन के पास कर देंगे, इसलिए बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल के साथ, लेकिन +2 के साथ भी कैसा हो जाता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह ही काम करता है। और उसमें आप लोग एग्जाम्पल क्या बोलेंगे? कोबाल्ट। कौन सा? कोबाल्ट +2। और बाकी मैंने बोला कि 4D और 5D सीरीज़ के जितने भी मेटल हैं उनके साथ कोई भी लिगेंट लगा दो, फिर दे ऑल बिहेव लाइक ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट, राइट? वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट की तरह काम करेंगे। होप ये नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट देखिए, अगर ये पॉइंट आप लोगों ने लिख लिए हैं तो बहुत ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कर। चलो ये बना ही लेते हैं। इधर आएंगे सभी, इधर आएंगे, बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करो भाई। मैं एक ना ऑक्ट्राइडल फील्ड की रिस्पेक्ट में बनाने की कोशिश करता हूँ भाई। देखो भाई, ऑक्ट्राइडल फील्ड क्या था एक बार बताना। सर ये जो डी जनरेटेड ऑर्बिटल होते हैं दे गेट स्प्लिट इनटू 2 एनर्जी लेवल, द वन इज T2G, द अनदर इज T2G। चलो सर ये बात तो हमें पता है, इसी बात की खुशी है। चलो बहुत ध्यान से देखो, अब सभी बहुत ध्यान से चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे भाई। सभी बहुत ध्यान से चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। इधर आएंगे सभी बच्चों। मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ तो लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC, ठीक है? और यहाँ मैं लिख देता हूँ कि जो डेल O की वैल्यू है वो ज़्यादा है किससे? पेयरिंग एनर्जी से। और मैं यहाँ लिख देता हूँ जो डेल O की वैल्यू है वो कम है किससे? पेयरिंग एनर्जी से। सर ये डेल O का मतलब क्या हो गया? CFSE। और पेयरिंग एनर्जी क्या है वो सिखा देता हूँ अभी आप लोगों को, ठीक है? इधर आएंगे सभी, इधर देखेंगे भाई सभी, बहुत ध्यान से चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। इधर देखो, मैंने आपसे कहा कि डेल O की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से क्या है? ज़्यादा। इसका सेंस क्या हुआ ज़रा कोई बच्चा बताएगा? मानो डेल O की वैल्यू बढ़ गई भाई, यही वाली वैल्यू तो डेल O थी, याद करो। अगर ये वैल्यू बढ़ गई तो क्या नेचर ऑफ लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। कोई तुमसे पूछे कि डेल O का क्या सिग्निफिकेंस है, तो आप यही बोलोगे कि लिगेंड फील्ड को बताने के लिए कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। किसी के डेल O की वैल्यू ज़्यादा मतलब उसका स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर। आगे बात समझ में? चलो मान लेते हैं कि सर जो आप कह रहे हो वही सत्य है। अगर वही सत्य है तो बहुत ध्यान से चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे सभी। इसके बाद मैं आपसे कहूँ कि डेल O की वैल्यू कम, तो मतलब कैसा नेचर हो जाएगा बेटा? वीक फील्ड। आप एक बात बताओ, अगर कोई वीक फील्ड है तो ऊपर की तरफ जाएगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग जल्दी से होगी, और पेयरिंग जल्दी से होगी मतलब पेयरिंग एनर्जी क्या होगी? कम होगी, जो सेंस है। अब बच्चा ना इसमें बड़ा कन्फ्यूज रहता है। क्यों? किताबी ज्ञान में पेयरिंग एनर्जी को बहुत महत्व दिया गया है, और पेयरिंग एनर्जी अपने आप में ही कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि एक तो एनर्जी, उसके बाद स्टेबिलिटी। जहाँ पेयरिंग एनर्जी कम होगी वहाँ पर स्टेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। आगे बात समझ में? तो इन सब चीज़ों से बचने का एक ही तरीका है जिसका नाम है CFSE पर अड़े रहो। जिसकी CFSE ज़्यादा उसकी पेयरिंग एनर्जी कम। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर उसकी पेयरिंग जल्दी होगी। आई बात समझ में? नहीं आई? चलो चेक कर लेते हैं। एक बार इधर देखेंगे सभी बच्चे, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करें। इधर आओ। अब मैंने तुमसे बोला एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं D3।
मुझे 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। बेटा 3 इलेक्ट्रॉन को भरने का क्या तरीका है सर? 1 2 3, चाहे फील्ड स्ट्रांग हो चाहे फील्ड वीक हो। तो मतलब दोनों ही केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनने वाला है, क्या वो T2G3 EG0 बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो हाँ या ना में जवाब तो दे दो। क्या ये आपको समझ में आ रहा है कि सर क्या लिख रहे हैं? T2G3 और EG0 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा सर ने? क्योंकि फील्ड क्या है बेटा? वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 3। लेकिन जैसे ही तुमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिए 4, जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन करे तो क्या कुछ बदलाव देखा जाएगा? बिल्कुल देखा जाएगा। कैसे सर? स्ट्रांग फील्ड में CFC बढ़ जाती है। इसका मतलब 1 2 3 चौथा इधर ही आएगा, ना कि ऊपर। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया? इसका मतलब नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज T2G4 EG0। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई भाई? अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? T2G3 और EG1। सर इससे अंतर क्या आया? क्या फ़र्क पड़ा इस बात से? भैया फ़र्क तो पड़ गया। क्या फ़र्क पड़ गया? देखो सर, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। एक तरीका बेटा, हाउ मेनी अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर देयर? आप कहेंगे सर 2। और अगर मैं इसी को ऐसे लिखने की कोशिश करूँ, मैं बोलूँ भाई 1 है, 2 है, 3 है और 1 4 है, हाउ मेनी अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर देयर? इसका मतलब अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फील्ड की प्रेजेंस में डिफरेंट होने से मैग्नेटिक करैक्टर भी डिफरेंट हो गया, कलर का नेचर, इम्पैक्ट फैक्टर भी क्या हो गया बेटा? अलग हो गया। तो इसका मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ने कलर को भी एक्सप्लेन किया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ने मैग्नेटिक मूवमेंट को भी एक्सप्लेन किया। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? चलो बताओ, मैं यहाँ पर D5 ले लूँ तो बताओ जरा, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये कैसे भरा जाएगा सर? ये T2G5 EG0, जबकि यहाँ पर ये T2G3 EG2 होगा कि नहीं होगा? मान लो D6 भर दें तो? सर बड़ा ही सिंपल पढ़ाते हो सर आप, मुश्किल पढ़ाओ। मुश्किल है ही नहीं भाई केमिस्ट्री में। EG2। यहाँ देखो, अगर मैं बोलूँ D8 पढ़ा दो, D8 बताओ जरा D8 कैसे भरोगे? चलो भर के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलो हाँ या ना? और वैसे नॉर्मली भरें वीक फील्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन बोथ आर सेम। नहीं बात समझ? यानी कि जब D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो उस केस में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? T2G6 EG2। ये भी क्या बनेगा? T2G6 EG2। हमारी क्लास के कितने बच्चों को ये डेटा समझ में आ गया? रेजर है, जल्दी से हाथ खड़ा करो। सोम GOC वाली क्लास 8:30 से शुरू होगी। बाकी बच्चों को नहीं आया? आपको आ गया? चलो वेरी नाइस। तो ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए। बहुत जल्दी से नोट कर लो, नोट इट डाउन। चलो नेक्स्ट देखो, इधर आइए, इधर आ जाइए सभी। नेक्स्ट देखो यार, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैलकुलेशन ऑफ CFSE। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं लिख देता हूँ कहीं, कैलकुलेशन ऑफ CFSE। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको सीखने की कोशिश करो। सर क्या ये CBSE में सवाल आएगा? नहीं आएगा बेटा, है ना? CBSE में इसका सवाल नहीं आएगा, JEE नीट में आएगा। बहुत ध्यान से समझेंगे सभी, बहुत ध्यान से सीखने की कोशिश करें। इधर आएंगे सभी प्यारे बच्चों। मैं जानता हूँ कि टेट्राहाइड्रल के अंदर नीचे होते हैं EG और ऊपर होते हैं कौन? T2G। क्लियर है मेरे भाई? यहाँ तक मैं इसको T2 लिख रहा हूँ, यहाँ E लिख रहा हूँ। मन की बात लिख देनी चाहिए, है ना? किताबी ज्ञान क्या है। नीचे मैंने G नहीं लिखा और ऊपर मैंने केवल क्या लिखा है? T2। ये जानते हुए कि टेट्राहाइड्रल जीरेट फॉर्म नहीं करते, केवल ऑक्टाहाइड्रल ही जीरेट फॉर्म करते हैं। आ जाओ, इधर आ जाओ सभी, इधर आ जाइए सभी प्यारे बच्चों। मैं कह रहा हूँ ये जो एनर्जी गैप है ना, इसका नाम है क्या? क्या नाम है इसका? इसका नाम है CFSE इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस, राइट? डेल्टी। इधर आ जाओ, देखो ट्रिक है याद करने की। एक्चुअल में जो टोटल एनर्जी गैप है ना, ये 1 होता है। टोटल एनर्जी गैप क्या होता है? 1। प्लस माइनस चार्ज को हटा दो अभी फिलहाल के लिए, प्लस माइनस चार्ज को हटा दो अपने दिमाग से, नेगेटिव पॉजिटिव साइन को हटा दो। अभी बस एक चीज़ अपने दिमाग में रखो कि जो डेल का कंपोजिशन है वो कितना मानकर चलना है? 1 मानकर चलना है। इधर आओ, टेट्राहाइड्रल जो है, टेट्रा का मतलब ही क्या होता है? 4। टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4। तो याद करने का तरीका है कि 0.4 कहाँ रहेगा? ऊपर। याद हो गया? और बेरी सेंटर से ये जो वैल्यू 0 आती है, इस बेरी सेंटर से नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव लिखी जाती है, ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव लिखी जाती है। तो टेट्राहाइड्रल में ऊपर वाला 0.4 तो नीचे वाला 0.6, माइनस को लगाया, आपको समझ में आ गया। क्लियर मेरी बात? ऑक्टाहाइड्रल में आ जाओ। ऑक्टा का मतलब क्या होता है? 8 होता है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल आ जाए तो 6 होता है।
हेड्रल का मतलब फेस, 6 एटम से 8 फेस बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ऑक्टाहाइड्रल का सेंस है, यहाँ पर 6, और 6 का मतलब ऊपर क्या आ गया 0.6, तो नीचे क्या आ जाएगा -0.4। क्या गेम समझ में आ गया? एक ही बारे में गेम समझ में आया नहीं आया? कोई पूछे एनर्जी गैप कितना है, फलाना है, ढिकाना, तो बड़ा सिंपल था, बोलो कौन सा कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहाइड्रल। अगर ऑक्टाहाइड्रल है तो ऊपर 0.6 से बेरी सेंटर से, नीचे क्या हो जाएगा 0.4 माइनस का। टेट्राहाइड्रल तो 0.4 ऊपर और 0.6 माइनस का। बोलो गेम समझ में आ गया नहीं आ गया? चलो सर मान लेते हैं कि आ गया। अब बहुत ध्यान से एक कॉम्प्लेक्स की मदद से चीज़ों को सीख लो प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीखो। मुझे बताइए क्या ये कोबाल्ट नज़र आ रहा है तुम लोगों को, और ये CN नज़र आ रहा है? अच्छा कितने बच्चे जानते हैं कि भाई अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड है? सभी जानते होंगे। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो मुझे एक बात बताइए कि इस कोबाल्ट का अभी मैं अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करूं तो 2 ब्रैकेट के बीच में माइनस, और ऊपर वाला चार्ज पहले ब्रैकेट में, और कोऑर्डिनेशन लिगेंड का चार्ज कहाँ है दूसरे ब्रैकेट में, क्या ये +3 है? नॉर्मल कोबाल्ट को अगर मैं देखूं तो इट इज़ 3d7 4s2, और अगर मैं कोबाल्ट +3 को देखूंगा तो ये टर्म क्या आ जाएगी 3d6 4s0। आप बताइए डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 6, और 6 इलेक्ट्रॉन भरने का क्या बेजोड़ तरीका सर ने बताया था? आपको बोला होगा कि सर अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ऑक्टाहाइड्रल नेचर है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही भरोगे। नहीं बात समझ में? बोलो गेम समझ में आया नहीं आया? स्ट्रॉन्ग फील्ड है, एनर्जी गैप बढ़ गया होगा, एनर्जी गैप बढ़ गया तो पेयरिंग हो जाएगी। गेम आ गया समझ में? सर कैलकुलेशन बताइए, तो देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ CFSE, 2 तरीके से इसमें सवाल पूछता है। कैलकुलेशन ऑफ CFSE में बड़ा ही सिंपल है भाई, नज़र रखेंगे बोर्ड पे, एक ही बारी में सीखना है। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं आप लोगों को? 6 लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, कितना है बेटा 0.4, माइनस का 0.4। आगे बात बोलो। अब प्लस पेयरिंग एनर्जी। अब ये पेयरिंग एनर्जी क्या है सर? बस यही गेम सीखना है। तुम बताओ यहाँ कितने पेयर्स बन रहे हैं आप लोगों के पास? 3 पेयर बन रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन से, हाँ या ना? अगर मैं नॉर्मल विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ स्प्लिटिंग, और आई कैन राइट कि अगर इससे पहले मैं 5 ऑर्बिटल बना लेता, इससे पहले मैं अगर 5 ऑर्बिटल बना लेता इनिशियल कंडीशन पे, तो बताइए मुझे कि आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं इसके अंदर? D6। तो भरो जरा, 1 2 3 4 5 6, कितने पेयर? अगर ये थियरी ना आती तो मैं बोलता VBT से 1 पेयर बनेगा, बोलो हाँ या ना? लेकिन ये थियरी आ गई तो मुझे पता लगा भैया 6 इलेक्ट्रॉन से 3 पेयर बने हैं। कितने पेयर ज़्यादा बने? 2 पेयर ज़्यादा बने, तो बोल देते हैं पेयरिंग एनर्जी 2E या 2P। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया? बोलो हाँ या ना? कितने पेयर ज़्यादा बना बैठे हो आप लोग इस थ्योरी से? 2, तो बोले गया 2P। तो जो टोटल आंसर होगा वो कितना हो जाएगा बेटा? -2.4 + 2P। आप ऐसा देखोगे, जब मैं आपको अभी शीट दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि सर ने ये क्या बात आप लोगों को सिखा दिया। बोलो गेम समझ में आया क्या? बता क्रिश, बातें समझ में आई क्या? अगला बता, चलो अगला देखो NiCN4 2-। तो बेटा जी मुझे बताइए Ni मतलब निकल, और यहाँ अगर मैं सबसे पहले चार्ज निकाल बैठूँ तो -2 और ये -4, तो क्या ये +2 हो गया? और Ni +2 के अंदर होता है प्यारे बच्चों 3d8, होता है नहीं होता? पक्का। और क्योंकि फील्ड क्या है टेट्राहाइड्रल, तो नीचे वाले में नहीं भरेंगे, कहाँ भरेंगे? ऊपर। 8 इलेक्ट्रॉन भरना है और स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो एनर्जी गैप बढ़ गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं है बात समझ में? अगर इसकी मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ जाए तो सनल कैसे होगी कैलकुलेशन? सर यहाँ दिखाई दे रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय इसका फ्रैक्शनल दैट इज -0.6 प्लस ऊपर दिखाई दे रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन। 3 क्यों बेटा? 4 होंगे ना? 4 होंगे ना? पेयर हट नालायको, पहले इलेक्ट्रॉन देखते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन तो देखोगे 4 × 0.6 प्लस 4 × 0.4। अब देखोगे पेयर। अब पेयर कैसे देखेंगे सर? पेयर देखेंगे सर आप अगर नॉर्मल ऐसे लिख दो भैया, 8 के लिए मुझे 5 ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने होते तो 3 पेयर आते, हाँ या ना? कुछ तो बोलो, आते ना? और वैसे भर के देखें तो भी कितने पेयर आए? 3 पेयर। मतलब आप भावनाओं को समझ जाओ, इसमें कोई पेयरिंग एनर्जी नहीं होगी, या मैं बोलूं कोई एक्स्ट्रा पेयर नहीं बनेगा। क्या सीख पाए आप लोग? बोलो।
दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है, कैलकुलेट द CFSE, तो आपको पूरा विद पेयरिंग एनर्जी बताना पड़ेगा, और ये भी पूछ सकता है कैलकुलेट द पेयरिंग एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? चलो, तो CN हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। CN कैसा होता है? CN CO EN, ये तीनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ही काउंट होता है। अगला सवाल करके दिखाओगे मुझे? FeCN6 4 माइनस कैसे करेगा सनल बता? पहले दो ब्रैकेट लगा के बीच में -4 -6 बराबर +2 आ गया क्या? और आयरन +2 में है, तो इसका मतलब टेक्निकली ये 3D6 है, और D6 भर के देख जरा सर, 1 2 3 4 5 6 आ गया, तो सेम ही आंसर आ गया। हाँ या ना में जवाब दे, बोलो गेम समझ में आया नहीं आया? तो ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। हाउ कैन वी कैलकुलेट द CFSE वैल्यू? बेटा क्लियर हुआ? पक्का ईमानदारी से बताओ, हो जाएगी अब शीट क्लियर हो जाएगी? चलो, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जब तक के लिए क्या बोले? नहीं, वो लाइक्स सब्सक्राइब वो तो सब बच्चे धीरे धीरे कर ही लेते हैं, है ना। कंटेंट अगर आप प्रोवाइड करोगे आज नहीं तो कल। ओके, थैंक यू सो मच।